राधे राधे दोस्तों, श्रीजी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसे दो तरीके से पूछा गया अलग अलग सालों में। प्राचीन तमिल साहित्य व्यापक विषमताओं वाले वर्गों का न केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, वह तमिल देश में व्यापक सामाजिक अवस्था का प्राय यथार्थपूर्ण वर्णन भी करता है। विवेचना कीजिए। संगम साहित्य के चैप्टर से जो है हमारा ये क्वेश्चन आया था। और अगर इसी से रिलेटेड एक और देखें तो प्रायद्वीपीय भारत के जटिल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का यथार्थ चित्र प्रारंभिक संगम साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। अर्थात कहना दोनों एक साथ एक ही चीज चाहते हैं लेकिन अलग तरीके से उसको पूछा गया, तो इसलिए हम दोनों तरीके से इस आंसर को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। संगम साहित्य सुदूर दक्षिण में ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें तमिल कवियों की कविताओं का संग्रह है। क्या है? तमिल कवि जितने भी थे उन्होंने जो कविताएं लिखी उसको संग्रहित किया गया, किंतु ये किसी एक काल में रचित नहीं है। संगम साहित्य संगम युग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास के रूप में कार्य करता है। संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? कवियों का सम्मेलन। अर्थात संगम का शाब्दिक अर्थ है कवियों का सम्मेलन। तमिल मिथक के अनुसार कवियों के 3 सम्मेलन हुए, टोटल 3 सम्मेलन, तथा उनमें अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई। प्रथम सम्मेलन की कोई रचना उपलब्ध अभी नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 हमारे पास है। मदुरै में दूसरा सम्मेलन हुआ। कपाटपुरम में मदुरै के तमिल व्याकरण तोल्कापियम की रचना हुई। वहां पर तोल्कापियम जो है हमारा बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहा है, जो तमिल संगम की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और तीसरा सम्मेलन जो है वो भी मदुरै में हुआ, और इसमें मेल किणकु एवं तिलकनकु उपदेशात्मक की रचना हुई। मेल कनकु साहित्य आख्यानात्मक है, तो तिलकनकु उपदेशात्मक है। तत्पश्चात 2 महाकाव्य लिखे गए। पहला शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल तथा मणिमेखले सीतले सातनम। इस प्रकार हमारा ये जो था रचना का पूरा प्रवक्ति थी। उसके बाद अगर हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, संगम काल के दौरान वंशानुगत राजशाही थी। वंशानुगत प्रत्येक राजवंश में चोलो हेतु शाही प्रतीक था, वही पांडे हेतु मछली और चेर हेतु धनुष प्रतीक के रूप में अपनाए गए थे। राजा को अधिकारियों की एक विस्तृत संस्था द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिन्हें 5 परिषदों में वर्गीकृत किया गया था। वह मंत्री, पुजारी, इत, सैन्य कमांडर और जासूस थे। ये उनका स्ट्रक्चर था प्रशासन का। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। जो भी सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती थी वो भू राजस्व से होती थी। डकैती, तस्करी को रोकने हेतु सड़कें और राजमार्गों को बनाए रखा गया। शाही खजाने का प्रमुख स्रोत युद्ध में प्राप्त लूट का माल था, यानी कि युद्ध के बाद जो लूटपाट की जाती थी हारे हुए राज्य में, उससे जितना भी धन प्राप्त होता था उससे वो भी इसी प्रशासन का इनका पार्ट हुआ करता था। ये सेना और कर प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था की जानकारी भी हमको देता है। फिर अगर हम समाज की बात करें प्रशासन के बाद, तो समाज जो है तोल्कापियम में भूमि का 5 भागों में विभाजन मिलता है। कुरिंजी पहाड़ी ट्रैक, मुलई देहाती, मरुदम कृषि, नैदाल तटीय और पलाई रेगिस्तानी। ये 5 प्रकार की हमें इसके अंदर भूमि का पता चलता है। तोल्कापियम में 4 जातियों ब्राह्मण, राजा, व्यापारी, कृषक का वर्णन मिलता है कि उस समय जो थी 4 जातियां होती थी। प्राचीन आदिम जनजातियां जैसे इरूला, नागा, वेदर इस काल में रहती थी। वहीं अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो इस समय महिलाओं का सम्मान किया जाता था, यानी कि महिलाओं की स्थिति है नहीं थी, सम्मान था, और उन्हें बौद्धिक अनुगमन की अनुमति भी थी कि अगर वो पढ़ना चाहे या बौद्धिक मत्ता हासिल करना चाहे तो कर सकती थी। अवैयार, नचले इलियार और काकई पांडिनियार जैसे महिलाएं कवियों ने तमिल साहित्य में भी अपना योगदान दिया, यानी कि तमिल साहित्यकारों में न केवल पुरुषों की गिनती थी बल्कि महिलाओं की भी थी। महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की अनुमति होती थी, परंतु विधवाओं का जीवन तो दयनीय था। विधवाओं को रीमैरिज करने का अधिकार भी नहीं था। समाज के उच्च वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन भी प्रमुख था, यानी कि इस समय भी हमें सती प्रथा थी प्रचलन में समाज में, इसका हमें वर्णन मिलता है। फिर यदि हम धर्म के बारे में बात करें तो धर्म में हम देखें कि संगम काल के प्राथमिक देवता मरुगण थे, जो कि तमिल भगवान के रूप में सम्मानित थे। मरुगण की पूजा एक प्राचीन उत्पत्ति थी और भगवान मरुगण से संबंधित त्योहारों का उल्लेख संगम साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है।
फिर अगर देखें तो संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवताओं में वरुण और इंद्र भी थे। मरुगण इनके मेन देवता थे, इसके पीतु बाद में वरुण और इंद्र भी पूजे जाने लगे। हीरा स्टोन मधुकल संगम काल में महत्वपूर्ण था, जो बहादुर योद्धाओं की याद में बनवाया जाता था। फिर यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें संगम काल की, तो कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था, जहां चावल सबसे आम फसल थी। हस्तकला में मोतियों, पत्थरों, हाथी दांत का उपयोग करके बुनाई, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, आभूषण भी शामिल था। संगम काल के दौरान आंतरिक और बाहरी व्यापार इनकी बहुत मांग हुआ करती थी। सूती रेशमी कपड़ों की कताई बुनाई में एक उच्च विशेषज्ञता थी। विशेषकर उरैयर पर बने सूती कपड़े की पश्चिमी दुनिया में बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी। प्रमुख निर्याती चीजें क्या थी? सूती कपड़ा, मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। वही व्यापारों हेतु प्रमुख आयात क्या क्या किया जाता था? तो घोड़े, सोना, मीठी शराब को आयात किया जाता था। प्रमुख बंदरगाहों में देखें तो पुहार और अन्य अरिक्कामेडु, मुजीरिस, कारकई, टोंडी, कावेरी पट्टनम जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे जिससे संगम काल में विशेषकर व्यापार होता था। वही यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो अतः इस प्रकार संगम साहित्य संगम युग से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है, जो संगम युग के इतिहास को समझने हेतु प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर उस काल की जानकारी, किस तरीके से वहां पर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पता चलता है। आई होप आपको ये आंसर की समझ बनी होगी। राधे राधे, धन्यवाद।